नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में दीपोत्सव समारोह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक निर्धन परिवारों को मकान मिले। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ब्रिटिश कंपनी वन वेब से 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अगले वर्ष जून में होने की संभावना। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अंतर्गत कानूनों के उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के लाइसेंस रद्द किए। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों को दूर नहीं करता बल्कि स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। 7वां आयुर्वेद दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। चक्रवात सितरंग बांग्लादेश की ओर बढ़ा। इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में वर्षा की संभावना। शी चिनफिंग तीसरी बार चीन के नेता चुने गए। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान के साथ भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रसिद्ध दीपोत्सव समारोह आज शाम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित किया जाएगा। सरयू के घाटों पर भव्य दीपोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोग बड़ी उत्सुकता से प्रधानमंत्री के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में पहली बार भाग ले रहे हैं। ये आयोजन पिछले 6 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। हर बार इसका आयोजन पहले से बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस अवसर पर अयोध्या के सभी मंदिरों, यहां तक कि संकरी गलियों और उपगलियों को भी सजाया जाएगा और रोशनी की जाएगी। मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव में दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा है कि नए उत्तर प्रदेश के इस दीपोत्सव का संदेश है आत्मनिर्भरता और स्वदेशी। आयुक्त नवदीप रिनवा ने बताया कि राम की पैड़ी पर 15 लाख से अधिक मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। इसके अलावा अयोध्या के बड़े मंदिरों में 3 से 4 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। राज्य सरकार के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि रामलला और आसपास के क्षेत्रों में गाय के गोबर से बनी मिट्टी के 1 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या शहर के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दीपावली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अयोध्या पहुंचेंगे और करीब 5 बजे भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। शाम लगभग 5:45 पर प्रधानमंत्री प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। शाम लगभग 6:30 पर प्रधानमंत्री सरयू नदी के नए घाट पर आरती देखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत की जाएगी। इस वर्ष दीपोत्सव का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। इस बीच अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। सुबह से ही पूरे शहर में जबरदस्त स्वच्छता अभियान चल रहा है। मंडलायुक्त नवदीप रिणवा ने कहा है कि कार्यक्रम में विश्व स्तर की आतिशबाजी भी की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 दिन तक चलेंगे, जिसमें 8 देशों और 10 राज्यों के रामलीला कलाकार हिस्सा लेंगे। दिलीप शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश में भाग लिया। श्री मोदी ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत निर्मित इन आवासों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ से अधिक निर्धन परिवारों को नए मकान मिले हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने आवास देने के नाम पर अपनी इच्छाएं थोपी और हमने स्वतंत्रता दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 30 लाख आवास बनाए गए हैं। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। और ऐसा नहीं है हमने ऐसे ही घर बनाकर दे दिए, 4 दीवारें खड़ी करके दे दिए। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है।
किसानों को अधिकतम सुविधाएं देने का सरकार का लक्ष्य स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी खाद्य वितरण दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में बदला जा रहा है। किसानों के उपयोग की प्रत्येक सामग्री अब इन केंद्रों से उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरिया उर्वरकों के चयन में किसानों को होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जल्दी ही सभी उर्वरक भारत ब्रांड नाम से उपलब्ध होंगे। आज महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है। यूरिया जिसके एक बैग की कीमत आज 2000 रुपये से ज्यादा है, उसे हम किसानों को सिर्फ 266 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं। 2000 रुपये की बैग 300 रुपये से भी कम रुपयों में दे देते हैं। किसानों पर बोझ ना पड़े, इसलिए इस वर्ष सरकार 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च इसके पीछे कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के अपने पहले वाणिज्यिक मिशन के अंतर्गत 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। ब्रिटिश कंपनी वन वेब के उपग्रह आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किए गए। इस मिशन से दूरसंचार और संबंधित सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि ये आत्मनिर्भरता का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा बाजार में देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अगले वर्ष जून में होने की संभावना है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसरो द्वारा 36 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चंद्रयान 3 लगभग तैयार है और इसका परीक्षण भी लगभग पूरा हो चुका है। डॉक्टर सोमनाथ ने बताया कि प्रक्षेपण के लिए 2 स्लॉट उपलब्ध हैं, पहला फरवरी में और दूसरा जून में। उन्होंने कहा कि इसरो जून 2023 में चंद्रयान 3 प्रक्षेपित करने को प्राथमिकता देगा। We have accomplished the orbit very accurately. Now the rocket is in its intended orbit. 16 satellites out of the 36, 1 spacecraft have been already injected. And congratulations to the entire launch vehicle team for grabbing that opportunity and making it ready today for this historic mission. गृह मंत्रालय ने कानूनों के उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इन्हें विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अंतर्गत रद्द किया गया है। इन दोनों गैर सरकारी संगठनों की प्रमुख कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन संगठनों की जांच के बाद इनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने इनमें हुई कुछ अनियमितताओं की जांच के लिए 2020 में अंतर मंत्रालयी समिति बनाई थी। इस समिति में गृह तथा वित्त मंत्रालयों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी शामिल किए गए थे। समिति को इस बारे में जांच करने का काम सौंपा गया था कि गांधी परिवार और कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा संचालित इन न्यासों में आयकर रिटर्न भरने में कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई या विदेशों से प्राप्त धन का दुरुपयोग और धन शोधन तो नहीं किया गया। राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 1991 में और राजीव गांधी न्यास की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के लाइसेंस रद्द करने के गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ये दोनों गैर सरकारी संगठन गांधी परिवार से जुड़े हैं। हम सब ने देखा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर किस प्रकार से बहुत सारे एलिगेशंस पब्लिक डोमेन में आए थे, बहुत सारे खुलासे हुए थे और 2020 में किस प्रकार एमएचए ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की भी जो है वो गठन किया था जुलाई 2020 में, जिसमें ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर मुख्यतः मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनकम टैक्स एक्ट और एफसीआरए के अंतर्गत ये जो गांधी परिवार का एनजीओ है उसके विषय में छानबीन कर रहे थे। आज जब ये खबर आई है कि एफसीआरए के अंतर्गत लाइसेंस रद्द किया गया है गांधी परिवार के इस एनजीओ का, भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता इसका स्वागत करती है। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि इन संगठनों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन के दूतावास से 3 बार चंदा मिला है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मैं भारत हूं, देखिए मेरी ओर।
पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियां, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.2. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति की क्षमता, शक्ति और प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में आज 7वें आयुर्वेद दिवस समारोह में श्री सोनोवाल ने कहा कि ये परंपरागत प्रणाली न केवल बीमारियों की रोकथाम करती है बल्कि लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। आयुर्वेदा के जरिए अब दुनिया के मानव समाज को अलग अलग बीमारियों से जैसे राहत मिली है और इस आयुर्वेदा में जो शक्ति बसा हुआ है, आज 21वीं सदी में इस शक्ति को अधिक हमें उजागर करना होगा। अधिक इस पर लोगों का बीच चर्चा का विषय बने, इस पर हमें ध्यान देना होगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि देशवासियों को हजारों वर्षों से उपयोग में लाई जा रही भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के महत्व को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देश को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से आयुष क्षेत्र ने पूरे विश्व में अनूठी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आयुष और जनजातीय कार्य मंत्रालयों ने देश के 10 करोड़ जनजातीय लोगों के लाभ के लिए काम करने के वास्ते एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज दोनों मंत्रालय के बीच में एक समझौता हुआ, ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और अगले दिनों में देश के अंदर 10 करोड़ ट्राइबल भाइयों बहनों के लिए हमारे दोनों मंत्रालय इस सेक्टर पर विशेष रूप से भूमिका निभाएंगे। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपाड़ा महेंद्र भाई ने कहा कि सरकार ने देश में आयुष प्रणाली को विकसित करने और इसे बढ़ावा देने तथा इसमें तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात के जामनगर में स्थापित किए जा रहे वैश्विक परंपरागत चिकित्सा केंद्र को मान्यता दे दी है। श्री मुंजापाड़ा ने बताया कि वर्तमान में 30 से अधिक देशों में आयुर्वेद परंपरागत चिकित्सा की मान्यता प्राप्त प्रणाली है और इसकी स्वीकार्यता में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आयुष प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत को निरोग बनाने का कार्यक्रम है। कई खोज इस तरीके से होती है जिसमें जब कोई बीमार होता है तो उस पर रिसर्च होना शुरू हो जाता है, पर हमारी ये पद्धति बीमार कोई ना हो इस पर रिसर्च शुरू हो जाता है। तो ये जो तरीके हैं, ये तरीके हमें अपना करके भारत के प्रभुत्व को हम अच्छे तरीके से गुणवत्ता युक्त प्रमाणित करने में सफल हो, ये हम सबकी कोशिशें हैं। 7वां आयुर्वेद दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। देश की प्राचीनतम और स्थापित औषध प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 से धन्वंतरी जयंती आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाई जा रही है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में दीपोत्सव समारोह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक निर्धन परिवारों को मकान मिले। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ब्रिटिश कंपनी वनवेब के 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अगले वर्ष जून में होने की संभावना। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अंतर्गत
कानूनों के उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के लाइसेंस रद्द किए। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों को दूर नहीं करता बल्कि ये स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। 7वां आयुर्वेद दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। चक्रवात सितरंग बांग्लादेश की ओर बढ़ा। इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में वर्षा की संभावना। शी चिनफिंग तीसरी बार चीन के नेता चुने गए। और T20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान के साथ भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया जाति का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। बांग्लादेश की ओर बढ़ रहे सितरंग चक्रवात के कारण पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार ये चक्रवात मंगलवार सवेरे तिनकोना द्वीप और सन द्वीप से होते हुए बांग्लादेश के तट को पार करेगा। मछुआरों को बुधवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने के साथ ही पोलित ब्यूरो स्थायी समिति में अपने सहयोगियों के साथ एक नई टीम का गठन किया है। श्री शी को आज 20वीं CPC केंद्रीय समिति के पहले पूर्ण सत्र में फिर से महासचिव चुना गया। इसके अतिरिक्त पोलित ब्यूरो में 24 नए सदस्य और इसकी स्थायी समिति में 7 सदस्य निर्वाचित हुए। इसके साथ ही श्री शी चिनफिंग ने पार्टी में चल रही गुटबंदी को कुचलते हुए पिछली स्थायी समिति के 7 में से 4 सदस्यों को हटा दिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस खत्म होने के एक दिन बाद रविवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी 7 सदस्यीय नई नेतृत्व टीम की घोषणा की। सभी सदस्य अपनी वरीयता क्रम के हिसाब से बीजिंग के ग्रेट हॉल में मीडिया के सामने आए। इसमें चीन के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग सबसे आगे थे। उनके पीछे शंघाई के पार्टी प्रमुख ली चियांग थे, जो कि इस बात का संकेत है कि ली चियांग पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं और मार्च में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में चीन के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जा सकते हैं। 20वीं पार्टी कांग्रेस के बाद हुए उथल पुथल में कई पुराने नेता बाहर कर दिए गए हैं, जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री ली चियांग भी शामिल हैं। रविवार की बैठक ने शी को पार्टी और मिलिट्री का नेता चुन लिया है, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में उन्हें मार्च में होने वाली संसदीय बैठक में चुना जाएगा। 2018 में हुए चीन के संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के 2 टर्म के सीमा को खत्म कर दिया गया है, जिससे कि शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति के तौर पे तीसरी बार चयनित किए जा सकते हैं। अंशुमान मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, बीजिंग। यूनिसेफ ने पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ के परिणाम स्वरूप बच्चों में बढ़ते कुपोषण के प्रति सचेत किया है। यूनिसेफ के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराए गए 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के 9 बच्चों में से 1 में गंभीर कुपोषण मिला है। सितंबर 2022 से स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जांच किए गए 22,000 से अधिक बच्चों में करीब 2,630 बच्चे बाढ़ग्रस्त इलाकों में गंभीर रूप से कुपोषण से प्रभावित मिले। गंभीर कुपोषण से बच्चों का विकास प्रभावित होता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 12 में ग्रुप 2 में मेलबर्न में भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 98 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जा रहा है। आज ही एक अन्य मैच में ग्रुप 1 में श्रीलंका ने आयरलैंड को 9 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 129 रन के जवाब में श्रीलंका ने 15 ओवर में 1 विकेट खोकर 133 रन बनाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-42
42। 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं खेलों के प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका की जानकारी। आकाशवाणी ने अपनी लाइव कमेंट्री के माध्यम से देश भर में खेलों के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई है। चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या हॉकी के बारे में हो, आकाशवाणी देश के हर कोने में अपने श्रोताओं के लिए खेलों के उत्साह को लेकर हर छोटे बड़े टूर्नामेंट का प्रसारण करता रहा है। जब टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो श्रोताओं को रेडियो कमेंट्री के माध्यम से ही तमाम खेलों की जानकारी मिलती थी। खेल प्रेमियों ने रेडियो कमेंट्रेटरों के शब्दों से ही अपने पसंदीदा खेल के शब्दकोश को विस्तारित किया। भारत में रेडियो क्रिकेट कमेंट्री 1940 में शुरू हुई, जब आकाशवाणी बॉम्बे ने अर्देशीर फुरदौसी सोहराबजी बॉबी तल्यार खान को आमंत्रित किया, जिन्हें अखबारों में अपने कॉलम के लिए जाना जाता है। But to lower these feats came along Vijay Hazare, who at Adelaide in 1948 recorded 100 in each innings of a test. आकाशवाणी ने बेरी सर्वाधिकारी, कलकत्ता के पियरसेन सुरिता, देवराजपुरी और विजयनगरम के विज्जी महाराज कुमार को अंग्रेजी क्रिकेट कमेंट्री के लिए आमंत्रित किया। 50 के दशक में देवराजपुरी, बेरी और पियरसन सबसे अच्छे कमेंट्रेटर रहे। फिर इसके बाद इस दशक की शुरुआत में डिकी रत्नागर और विजय मर्चेंट जुड़ गए। वो सभी बेहतरीन खिलाड़ी थे और उनके पास श्रोताओं के लिए खेलों को और रोचक बनाने के लिए शानदार भाषा और शब्द थे। मेलविन डेमेलो और जसदेव सिंह का नाम लिए बिना स्पोर्ट्स कमेंट्री बिल्कुल अधूरी है। अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में, और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविन डेमेलो के साथ आपको कोलालमपुर से देता हूँ 2-1 से। 50 के दशक के उत्तरार्ध में हिंदी क्रिकेट कमेंट्री का उदय हुआ, जिसने क्रिकेट को भारत के दूरस्थ इलाकों तक पहुंचाया। 60 और 70 के दशक के अंत में रवि चतुर्वेदी और जोगाराव लोकप्रिय कमेंट्रेटर बन गए। इन कमेंट्रेटरों के बाद 80 और 90 के दशक में मनीष देव, सुशील दोषी, स्कंद गुप्त और एम मंजुल भी स्पोर्ट्स कमेंट्री से जुड़ गए। 70 और 80 के दशक में अनंत सीतलवाड़, सुरेश सरैया और राज सिंह डूंगरपुर जैसे कमेंट्रेटर सुनने में आए। आकाशवाणी समाचार अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से श्रोताओं के लिए दिन भर की खेल खबरें लाता है, जो हर दिन शाम 7:20 पर प्रसारित होते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। अगले 15 मिनट खेल जगत की ढेर सारी खबरें होंगी। स्वीकार कीजिए लवलीन निगम का नमस्कार। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस अंक के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना। नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। टोक्यो ओलंपिक के दौरान आकाशवाणी समाचार के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए ओलंपिक प्रश्नोत्तरी आकाशवाणी समाचार के साथ की शुरुआत की गई, जिसने देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रोताओं को आकर्षित किया। श्रोताओं ने न केवल इस क्विज में भाग लिया, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों को पदक जीतने पर शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान भी इसी तरह की प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई थी। नमस्कार, मैं समीक्षा शैलवी रांची झारखंड की रहने वाली हूँ और मैं ऑल इंडिया रेडियो के स्पोर्ट्स स्कैन कॉमनवेल्थ गेम्स क्विज की विजेता चुनी जाने पर अति उत्साहित हूँ। मैं ऑल इंडिया रेडियो की नियमित श्रोता हूँ, जिसका प्रसारण मुझे बहुत ही सटीक और ज्ञानवर्धक लगता है
और इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी ने देश के दूर दराज के स्थानों तक खेल समाचार लाने में आकाशवाणी की भूमिका की सराहना की है। ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी हैज टच्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट of our lives and sport is no exception. Actually, Akashvani and sports have long and deep connection. We grew up hearing stories about how people used to stick to their radios when Indian hockey team was performing in Olympics, and that was the only medium to know about their performances, and that was the golden period of Indian hockey. Then today also, though we have many mediums like social media, television, mobile phone, but still the charm of All India Radio or Akashvani remains the same. There are many programs like Sportscan, quizzes, commentary, which have contributed immensely to popularize sport across the country and develop the sporting culture which we always talk about. और अब संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश आधारित है विदेशों में दीपावली पर। हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। बृहदारण्योपनिषद का यही श्लोक है जो पूरे विश्व को दीपावली मनाने के लिए आकर्षित करता है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। तभी से हर वर्ष ये प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। इसे केवल हिंदू ही नहीं बल्कि सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी श्रद्धा भाव से मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तो सिख धर्म के लोग इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि हमारे देश में दीपावली का 5 दिवसीय पर्व बहुत श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि विश्व भर में फैले भरतवंशी भी वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सौहार्द से दीपावली मनाते हैं। उनके त्योहार मनाने के तरीकों में अंतर हो सकता है, लेकिन पर्व के उल्लास और आनंद में कोई अंतर नहीं होता। दीपावली के अवसर पर श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मॉरिशस, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, नीदरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमारात और अमेरिका में आयोजित दीपावली समारोह में भारतीय और विदेशी संस्कृतियों का स्वाभाविक संगम देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा के उपाध्यक्ष आनंद ममानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि वे एक निर्भीक नेता थे जिन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए व्यापक काम किया। श्री ममानी ने पूरे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम भी किया। श्री मोदी ने आनंद ममानी के परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में दीपोत्सव समारोह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल गृह प्रवेश कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक निर्धन परिवारों को मकान मिले। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ब्रिटिश कंपनी वन वेब के 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अगले वर्ष जून में होने की संभावना। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अंतर्गत कानूनों के उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के लाइसेंस रद्द किए। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों को दूर नहीं करता बल्कि स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाए रखता है। 7वां आयुर्वेद दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। चक्रवात सितरंग बांग्लादेश की ओर बढ़ा, इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में वर्षा की संभावना। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के नेता चुने गए। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान के साथ भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।